के लिए हम लोग ये ध्यान रखें it is a device which convert heat energy into mechanical energy और वर्क। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या वर्क में बदलता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ये काम करता है। और ध्यान ये रखते हैं हम लोग कि यदि हीट की बात की जा रही होती है तो हीट के बारे में बात करते वक्त आप हमेशा कहते हैं कि एनर्जी जो ट्रांजिशन में होता है वो है हीट। हीट इंजन ये क्या करता है, इसके लिए, इसके वर्क के लिए हायर टेम्परेचर, हाँ आइए, एक रीजन होगा जिसे आप कहते हैं सोर्स, और एक लोअर टेम्परेचर वाला रीजन होगा जिसे आप कहते हैं सिंक। TL कह देते हैं लोअर के लिए। ये क्या करता है, हायर टेम्परेचर से एनर्जी लेता है QH, और ये कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है और रिमेनिंग एनर्जी को लोअर वाले में थ्रो कर देता है। हीट इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, हीट एनर्जी को। और इसके वर्क करने के लिए हमें दो रीजन होने चाहिए टेम्परेचर के हमारे पास, एक हायर टेम्परेचर रीजन और एक लोअर टेम्परेचर रीजन। हायर टेम्परेचर रीजन से ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लोअर टेम्परेचर रीजन में ये एनर्जी थ्रो करेगा, और बीच में कुछ एनर्जी को ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। आप यदि ये सोचें कि इस इंजन की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी को जनरली हम ईटा सिंबल से शो करते हैं। ईटा एन को आप पीछे एक लाइन को आगे खींच देते हैं तो ईटा अल्फा बीटा का भाई है। अब सोचो आपने एक मशीन बनाई जो 100 जूल एनर्जी लेता है और उनमें से 10 जूल जो है वर्क में कन्वर्ट करता है और 90 जूल थ्रो कर देता है सिंक के पास। तो खुद आप बताइए आपके काम का वर्क कितना मिला 100 में से 10, तो हम कहेंगे कि ये 10% इफिशिएंट इंजन है। यदि एक दूसरा इंजन 100 जूल एनर्जी लेकर के और 20 जूल एनर्जी हमें वर्क में कन्वर्ट करके दे, 80 जूल को थ्रो कर दे सिंक में, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अरे ये तो 20% इफिशिएंट इंजन है। कौन सा इंजन बेहतर होगा, 20% इफिशिएंट वाला। तो इफिशियंसी को कैसे देखें, तो ये जो वर्क है जो हमें मिला मैकेनिकल वर्क, और अपॉन ये हीट जो एब्जॉर्ब किया गया, मतलब ऐसे लिखते हैं वर्क डन नेट और हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, थ्रो नहीं, जो केवल एब्जॉर्ब किया गया। और आप इस बात को समझिए कि एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, वर्क डन किसके बराबर होगा, तो जितना हाई से लिया गया और जितना लो को दिया गया उसका जो डिफरेंस है वो होगा वर्क। क्यों, क्योंकि बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं QH बराबर QL प्लस W। तो यहां से W बराबर हो जाएगा QH माइनस QL। तो आपको इफिशियंसी जो अब दिख रहा है वो क्या दिख रहा है,
1 माइनस QL बाई QH, और हम बाद में डिराइव करते हैं कि ये बराबर हो जाता है 1 माइनस TL बाई TH, 1 माइनस TL बाई TH, लो का टेम्परेचर बाई हाई का टेम्परेचर। और TL बाई TH में टेम्परेचर किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप SI यूनिट को फॉलो करने वाले हैं। तो सर स्पेसिफिक हीट वाला जो कैलोरीमेट्री चैप्टर था उसमें तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी कैलकुलेशन कर लेते थे, तो वहां ज्यादातर चेंज इन टेम्परेचर यूज में आता था फॉर्मूले में, MS डेल्टा थीटा। तो वहां डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो, उसको पहले आप कन्वर्ट करें केल्विन में और फिर डिफरेंस लेंगे, तो वही डिफरेंस मिलेगा जो डिग्री सेंटीग्रेड में डायरेक्ट डिफरेंस मिलता। इस वजह से वहां हम केल्विन के पीछे परेशान नहीं हो रहे थे। तो यहां हमारे सामने टर्म आया है कि हीट इंजन, और हीट इंजन की इफिशियंसी हो गई है W बाई QH। W हो गया वर्क, हमने कहा एक डिवाइस है हीट इंजन जो हायर टेम्परेचर रीजन, जिसे सोर्स कहेंगे, वहां से एनर्जी लेगा, हीट मैकेनिकल वर्क बना कर देगा। कैसे? यही काम करेगा डिवाइस, और रिमेनिंग एनर्जी को थ्रो करेगा लोअर टेम्परेचर रीजन में कहीं। अब ये जो इफिशियंसी हमने देखे, तो इफिशियंसी कैसे सोचूं? हम इंजन से क्या एक्सपेक्ट करते थे? वर्क, और वर्क देने के लिए उसे पहले मैंने इनपुट दिया QH, तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही तो होगा इफिशियंसी। आउटपुट हो गया W और इफिशियंसी इनपुट हो गया ये QH, तो W बाई QH। और W क्या? तो QH माइनस QL, क्योंकि जितना लिया हमने सोर्स से और थ्रो किया जितना बेकार सिंक में, उनका जो डिफरेंस है वही तो हमारे काम का वर्क था जो हमें मिला इंजन से। तो वर्क डन बाई QH, या ये हो गया QH माइनस QL बाई QH, या 1 माइनस QL बाई QH। और इसी को, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं थियोरेटिकली, ये हो जाता है 1 माइनस TL बाई TH। कैसे? ये डिराइव कर लेंगे आगे। लेकिन ये जो है TL बाई TH, ये खास कंडीशन में है, ये मैक्सिमम वर्ड की जब बात करते हैं, और यदि हमें कुछ नहीं पता तब भी यही यूज करते हैं, 1 माइनस TL बाई TH। अब बताइए, यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छी इफिशियंसी का इंजन बनाओ, इफिशियंसी ज्यादा मुझे मिले, तो TL बाई TH को क्या करना चाहेंगे? कम। TL बाई TH कम कब होगा? जब TL छोटा हो और TH बड़ा हो, सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और सिंक का टेम्परेचर यदि कम हो, ओके, तो TL बाई TH क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। 1 माइनस TL बाई TH वाला पार्ट अब बड़ा हो जाएगा, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी बढ़ाना हो तो सोर्स हाई टेम्परेचर वाला ढूंढो और सिंक बहुत लो टेम्परेचर वाला ढूंढो, तो आप जो इफिशियंसी वहां डिवाइस का देखेंगे वो मैक्सिमम होगा। फिर से सोच लीजिए, क्या ये TL बाई TH वाले फॉर्मूले तक आ जाएंगे? 1 माइनस TL बाई TH वाले फॉर्मूले तक? होता क्या है कि थ्योरेटिकल सबसे इफिशिएंट इंजन कार्नोट का इंजन है। कार्नोट एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने जो एक थ्योरी के हिसाब से इंजन बनाया उसको कहते हैं कार्नोट इंजन। और एक थ्योरम होता है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। यदि एक सोर्स है और एक सिंक है, TH और TL वाला, तो उसके बीच में मैंने एक इंजन बनाया, उसका वर्क इन इफिशियंसी देखते हैं। इधर शिवेंद्र ने शिवेंद्र ने बनाया, उसका इफिशियंसी देखते हैं। अबरार ने बनाया, उसका इफिशियंसी देखते हैं। कार्नोट ने बनाया, उनका इफिशियंसी देखते हैं। हम सबके इंजन में जो सबसे ज्यादा इफिशियंट उस TH और TL के बीच में इंजन होगा, वो होगा कार्नोट का इंजन। और कार्नोट का इंजन की इफिशियंसी ये होती है 1 माइनस TL बाई TH। तो कार्नोट थ्योरम के हिसाब से यदि मुझे केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर की जानकारी हो, तो मैं क्या कहूंगा कि सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसका हो सकता है? 1 माइनस TL बाई TH वाला, कार्नोट का, क्योंकि ये थ्योरम है। तो सर क्या आप थ्योरम प्रूफ करोगे? नहीं। तो सर क्या ये डिराइव करोगे? हाँ, डिराइव करके देख सकते हैं ये TL बाई TH कहां से आया। लेकिन आपको ये थ्योरम याद रखना है, ये मेंस में बार बार पूछा गया है। सर पूछा कैसे गया है? बहुत सिंपल, आपसे कहा गया
एग्जाम्पल देखिएगा, इफ सोर्स एंड सिंक are at 227 degree centigrade and 127 degree, only 27 degree centigrade. Then find efficiency of the heat engine working between them. अब ये सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया गया, मुझे किसका हीट इंजन है ये भी नहीं बताया गया, तो हम मान के चलेंगे अरे यार जिनके नाम को सब जान रहा है उन्हीं का इंजन होगा, कार्नोट इंजन होगा। तो हम क्या याद करें, तो इफिशियंसी मान लो हम भूल गए तो वर्क बाय हीट एब्जॉर्ब्ड याद आएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, और वर्क को लिखते थे QH माइनस QL बाई QH, फिर याद आ जाएगा 1 माइनस QL बाई QH, और फिर याद आ जाएगा 1 माइनस TL बाई TH। अब जब ये याद आ जाएगा, सर मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद आ गया, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस TL कितना हो जाएगा, लो वाला 273 प्लस 27, और T हाई कितना हो जाएगा 273 प्लस 227। सर ऐसा क्यों, अरे याद तो करो हमें केल्विन में जाना है, तो 1 माइनस 300 बाई 500 यही होगा क्या, और ये 00 तो गया, कितना हो गया 2/5, और 2/5 को यदि मैं परसेंटेज में ले जाना चाहूं तो 40% इफिशियंट, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन, तो 2/5 आ गया ये इफिशियंसी। और इस तरह के क्वेश्चन पे IIT में नंबर मिल जाता है, उतने ही नंबर मिलते हैं जितने रोटेशन के खतरनाक क्वेश्चन में आप अपना आधा घंटा खराब करके लेते हैं नंबर। इसका मतलब है कि आपने यदि 11th के सारे टॉपिक को देखा हुआ है तो ऐसा नहीं है हमेशा टफ क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। हाँ, आपको परेशान करने के लिए पेपर के शुरू में कुछ टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, बीच में कहीं टफ हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कहीं आसान भी तो है, तो उन्हें ढूंढो। सिलेक्शन के लिए भी तो कहाँ कहता हूं मैं, फिजिक्स में 25 में 5 जो कर देता है उसको भी IIT कहता है वाह यार तू तो बड़ा अच्छा बच्चा है, चलो एडवांस खेलते हैं। 25 में 5, तो हम ये नहीं कहते कि 25 का पेपर है 25 क्वेश्चन का मैं 25 बना रहा हूँ, 5 भी आप बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं, निगेटिव नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपने तीनों सब्जेक्ट में कर दिए हैं तो एडवांस के लिए बुला लेगा IIT। और आप बड़े अच्छे जो बच्चे रहते हैं वो 25 के 25 कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं आती। एडवांस में फिर देखा जाता है कि क्या हाल है, वहां जो 33% कर देते हैं उनको कहता है IIT वाह वाह आ जाओ IIT में एडमिशन ले लो। तो आपके पेपर में आप एक अपना पेशेंस रखो और आसान क्वेश्चन ढूंढो, सारे बनाने के चक्कर में कुछ भी मत करो, आपको थोड़ा ढूंढो आराम से, वहां कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे तुरंत। ठीक आदित्य, ये पॉइंट क्लियर यहां तक का, ये चेक करो, यदि तुमसे कह दिया गया सोर्स 127 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक ये कह दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे पूछ दिया गया हीट इंजन की इफिशियंसी। हीट इंजन एक डिवाइस जो क्या कर रहा है, हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। तो इफिशियंसी के लिए जब कुछ नहीं कहा जाए तो तुरंत से हम जाएंगे कार्नोट हीट इंजन के बारे में सोचेंगे। इफिशियंसी हमने देखा 1 माइनस T लो बाई T हाई, और वैसे भी भूल गए कि इसको न्यूमरेटर में रखूं किसको डिनोमिनेटर में, तो ध्यान रखना ना, एक में से आप सब्सट्रैक्ट करोगे, निगेटिव तो नहीं चाहिए, तो न्यूमरेटर में छोटा होगा डिनोमिनेटर में बड़ा होगा। तो 273 प्लस 27 अपॉन 273 प्लस 127, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 300 बाई 400, 4 या 500 चेक करना, तो 2 3 400, थैंक यू। तो अब हमारे सामने आ गया 1 माइनस 3/4, 1/4 कितना परसेंट इफिशियंसी आई 25%। यदि परसेंटेज इफिशियंसी की बात करेंगे
ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 25%। यदि हमें हीट के दो रीजन दे दिए गए, उनके टेम्परेचर, और उसके बीच में एक डिवाइस लगाया जो वर्क हमें देता है, हायर टेम्परेचर रीजन से हीट एब्जॉर्ब करता है और वर्क देता है, और कुछ एनर्जी को लोअर टेम्परेचर रीजन में थ्रो कर देता है, तो हम लोग जो इफिशियंसी बताएंगे कि कितना बढ़िया काम कर रहा है इंजन, वो कैसे बताएंगे? 1 माइनस टी लो बाई टी हाई, 1 माइनस क्यू लो बाई क्यू हाई, heat supplied by heat, 1 minus heat supplied by, heat released by heat supplied या heat absorbed, heat thrown out by heat absorbed। यहां चेक करिए फिर से एक बार, एक एग्जांपल में देखिए, बहुत आसान सा काम है। यदि आपसे कहा जाता है एक सोर्स, ये टेम्परेचर है 400 केल्विन, और यहां पर है हीट इंजन, और दूसरा एक रीजन है जिसे कहते हैं सिंक, जिसमें टेम्परेचर है 300 केल्विन, और या यहां कह देते हैं 200 केल्विन, और हम लोगों से कहा जाता है कि ये वर्क देता है हमें, हीट एब्जॉर्ब करता है हायर टेम्परेचर से, वर्क देता है, और ये इंजन कुछ एनर्जी को थ्रो कर देता है लोअर टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ। तो बताओ हमें जो ये इंजन वर्क दे रहा है, वो जो इफिशियंसी है इस इंजन की, कितना इफिशियंट ये इंजन है, इफिशियंसी हमसे पूछा गया। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करते वक्त हमने इफिशियंसी को याद रखा, 1 माइनस टी लो बाई टी हाई, 1 माइनस, हाँ यहाँ केल्विन में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जा रहा होगा? ये 400 और 200 के कहानी को चेक करें तो केल्विन में होने के कारण यहाँ डायरेक्ट देखेंगे 1 माइनस 1/2, 1/2। तो परसेंटेज इफिशियंसी की यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। अब यदि आपको इफिशियंसी अच्छी करनी है, बढ़ाना है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? सोर्स के टेम्परेचर को ज्यादा करना पसंद करेंगे या सिंक के टेम्परेचर को ज्यादा करना पसंद करेंगे? क्यों? सोर्स के टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या हो जाएगा? हाँ, TL/TH का वैल्यू कम होगा, मतलब 1 माइनस TL/TH बड़ा हो गया। सोर्स और सिंक में किसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ईटा हमें बड़ा करना है, सोर्स को बढ़ा देंगे, और यदि टीएल को कम कर दें तब भी बढ़िया, टीएल को कम कर दें तब भी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि TL/TH कम हो जाएगा, 1 माइनस TL/TH बड़ा हो जाएगा। अब ये यहां पर हम लोगों ने चर्चा की है किसकी? कार्नोट थ्योरम की। इन ऑल हीट इंजन which are working between same source and sink temperature Carnot engine has maximum efficiency. And the efficiency will be, eta equals to 1 minus
T low by T high। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, स्पेलिंग देख लेना यार, कार्नोट में डबल एन लिखता है आई थिंक। तो कार्नोट थ्योरम जो कहते हैं, ये क्या कहता है कि दो टेम्परेचर के बीच में जो वर्क करने वाला कितने भी इंजन आप बनाए, तो उनमें जो सबसे ज्यादा इफिशियंसी मिलेगा वो कार्नोट इंजन की मिलेगा, और ये इफिशियंसी होगा इतना। इंजन है क्या, तो हायर टेम्परेचर रीजन जिसे सोर्स कहते हैं, वहां से एनर्जी लेता है हीट और हमें मैकेनिकल वर्क बना के देता है, और लोअर टेम्परेचर रीजन में रिमेन कुछ एनर्जी को थ्रो कर देता है। और ये बताओ कि लो और हाई, यदि मैं कहूं कि हाई वाला जो पार्ट है ये 0 कर दूं, या लो और हाई दोनों को एक जैसा कर दूं, एक ही टेम्परेचर यदि हो जाए, यदि लो और हाई दोनों को एक जैसा कर दूं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो लो और हाई को एक जैसा कर दूं मतलब ऐसा फिर हमें कोई हीट इंजन नहीं दिख रहा, ठीक है, कि जिसकी अब हीट लेंगे तो हीट को फ्लो करने के लिए तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए ना, हाई और लो दो रीजन तो होगा। यहाँ एक टर्म आता है कि यदि कार्नोट इंजन है तो इंजन काम करता होगा, हीट लेना देना कहीं ना कहीं कोई उसमें कोई ना कोई गैस हेल्प करेगा, तो हर एक जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करता है हीट इंजन। तो उन हर एक साइक्लिक प्रोसेस जिसमें वर्क डन हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब वो एक हीट इंजन की जैसे हमें काम करके दे सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब गैस कोई वर्क करके देगा हमें। तो कार्नोट इंजन के लिए भी कोई साइक्लिक एक प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए उन्हें समझने के लिए आपको ये चित्र देखना पड़ेगा, इसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल को आप डायग्राम के साथ अपने दिमाग में सेट करिएगा। इस दो लाइन को खींचने पर आपके दिमाग में तो ये आ ही गया होगा कि ये दो आइसोथर्मल कर्व बन रहा होगा पीवी में, इसमें हाई वाला ऊपर और लो वाला नीचे, ये आइसोथर्म है। और ध्यान से देखना कि यदि इनमें हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो ये क्या आइसोथर्म के कैटेगरी में दिख रहे हैं आपको? एडियाबैटिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां हम प्रोसेस को देख रहे हैं, इनमें दो एक्सपेंशन वाला है, ए से बी तक और बी से सी तक, ये एक्सपेंशन है। सी से डी और डी से ए वो क्या है? कंप्रेशन है। डी से ए कंप्रेशन है। तो कार्नोट साइकिल में चार हमें मिलते हैं पार्ट। शुरू करते हैं, इनको कहते हैं 1, यहां कहते हैं 2, ये कहते हैं 3, ये कहते हैं 4। तो ध्यान से देखिएगा कार्नोट साइकिल में कौन कौन है उन्हीं को देखिए। कार्नोट साइकिल में पहला है ए बी। ये प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखिएगा। ए बी क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, दूसरा देखिए बीसी, वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है सी डी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हुआ है। और चौथा है डी ए,
वापस आ गए, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपसे ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कार्नोट साइकिल किन से मिलकर के बना हुआ है, तो आप कहोगे दो एक्सपेंशन और दो कंप्रेशन से मिलकर बना है। एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। और याद करो जो एडियाबैटिक होगा उसमें Q तो 0 होगा, तो यदि आप बात कर रहे होंगे QBC एडियाबैटिक होने के कारण 0 और QDA भी एडियाबैटिक। और ध्यान दीजिएगा QAB क्या होगा, डेल्टा UAB के बराबर हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी डेल्टा WAB के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव। और QCD जो होगा वो डेल्टा WCD वाला देखिए, और ये लेस देन 0 क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब वाला पार्ट कौन सा है? ये AB वाला जो है, जो सिस्टम को हीट दिया गया, AB प्रोसेस में हीट बाहर से सिस्टम ने लिया, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये AB हीट एब्जॉर्ब्ड। और ये जो दिख रहा है इसके लिए क्या कहोगे? हीट रिलीज, बाहर फेंका गया सिस्टम से। और जब नेट वर्क डन की बारी आएगी तो एरिया इनसाइड द साइकिल, और वो पॉजिटिव वर्क डन दिख रहा है क्योंकि डोमिनेट करने वाला ये क्लॉकवाइज साइकिल है, तो एरिया इनसाइड द साइकिल जो है वो होगा नेट वर्क डन। तो हम लोगों को जब यहां इफिशियंसी लिखना होगा तो इफिशियंसी कैसे लिखेंगे कार्नोट साइकिल का? वर्क डन नेट बाय Q एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन नेट बाय Q एब्जॉर्ब्ड। यदि हम सारे वर्क डन लिख लें और उनको Q एब्जॉर्ब से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा इफिशियंसी। और याद करो ये वर्क डन नेट के, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखने की सोचें, डायरेक्ट फॉर्मूला से, या दूसरा ये हो सकता है वर्क डन नेट में, हाँ वर्क डन AB आइसोथर्मल का भी लिखना आपको बता दिया गया है, एडियाबैटिक का भी लिखना बता दिया गया है, आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है। पक्का ना? एक काम करो, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं और वहां वर्क डन लिख रहा हूं नेट, और नहीं तो इनको यहाँ एक बार थोड़ा सा ये बता दे रहा हूं, वर्क डन AB प्लस वर्क डन BC प्लस वर्क डन CD प्लस वर्क डन DA, ये नेट, और अपॉन क्या आ जाएगा? Q ओनली AB। यही केवल क्यों? क्योंकि बाकी दो तो Q 0 है और एक निगेटिव है, निगेटिव है मतलब वो बाहर फेंका गया। आप वर्क डन के फॉर्मूले को याद करके बताना। A से B तक एक ही जैसा टेम्परेचर है, याद रखिएगा TH, हाई टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस था ना। और C से D तक एक ही जैसा टेम्परेचर है, TL, लो टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है CD। तो सबको यदि मैं TH और TL में लेते जाऊं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास वो इफिशियंसी आ जाएगा जो हमने कार्नोट का देखा। ट्राई करना है अब हमें, चेक करते हैं। वर्क डन AB देखिए क्या लिखने वाले हैं आप, आइसोथर्मल प्रोसेस nRT ln V at B at V at A, और वर्क डन BC याद करिए माइनस डेल्टा U BC माइनस N
F/2R dt, इस टाइप के रिलेशन हमारे पास था, या इसको लिखा करते थे F/2R nRT की बात कर रहे हैं, n भी है। dt को थोड़ा एक्सप्लेन करके यदि लिखना चाहें तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, t एट c माइनस t एट d माइनस n F/2R t एट c माइनस t एट d, या इसे लिख सकते हैं सॉरी t एट d माइनस a b c, c माइनस b, c माइनस b, और c वाला, अब इसको यदि मैं माइनस हटाता हूं तो n F/2R t एट b माइनस t एट c। और ध्यान दीजिएगा n F/2R t एट b कौन सा होगा, t हाई, और t एट c कौन सा होगा, t लो। चेक कर ले। वर्क डन सी डी, देखिए ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी देख रहे हैं। आइसोथर्मल का हम जानते हैं, वो टी एच वाला फिक्स था ए बी के लिए, और सी डी के लिए टी एल वाला फिक्स है, एन आर टी एल एल एन वी एट डी एट वी एट सी। और आगे बढ़ते हैं, वर्क डन डी ए की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एन F/2R, ध्यान से देखिए, जैसे बीसी वाला क्या आया था वो देखिए, टीबी माइनस टीसी, तो डीए वाला क्या होगा, टी डी माइनस टी ए, और टी डी माइनस टी ए कितना हो जाएगा, एन F/2R टी डी लो माइनस टी ए हाई। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए WDA ये माइनस WBC दिख रहा होगा। WDA किसके बराबर दिख रहा होगा, BC का देखिए वर्क डन फाइनली, और DA का वर्क डन देखिए, ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे थे। यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हम नेट वर्क डन की यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे चलें, यहां तक पहले देख लें, इस जगह तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इस जगह तक यदि कोई कंफ्यूजन तो देखते हैं। ये इस रास्ते से भी यदि आप चलते हैं तो इफिशियंसी वाला आइडिया देखिए, हमारे पास क्या था, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA और अपॉन QAB। और यहां ध्यान से देखिए, ये जो सारी कहानी आपके सामने है, इस कहानी में बगल में लिखे गए डाटा जो है उनके बेसिस पे आप देखेंगे WBC और WDA कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव है। और AB प्रोसेस जो है, AB प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, 0। तो AB प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, AB प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, याद करो AB प्रोसेस का वर्क डन क्या लिखते थे, AB प्रोसेस का जो वर्क डन होगा
वो nRT आइसोथर्मल nRTH log V फाइनल बाय V इनिशियल, और जो वर्क डन होगा वही Q होगा, क्योंकि dQ बराबर du प्लस dW, du तो 0 है। तो इफिशियंसी का यहां पर मैं फॉर्मेट देखूं तो ये आ जा रहा है WAB प्लस WCD बाई WAB। आप यदि W की तरफ गए तो, और यहां पर इफिशियंसी जो हमारे पास आ गया, ये आ गया 1 प्लस WCD बाई WAB। ये हमने यहां देखा अभी। आप इनके वैल्यूज आप यदि रखते हैं और देखें तो अपना काम बन जाना चाहिए। वर्क डन लिखिए, वर्क डन लिखिए। एक काम और करिए, वर्क डन जो है सीडी में देखिए तो वर्क डन सीडी जो आया है उसमें एक वीडी और वीसी में बड़ा कौन है? लॉग के भीतर जो आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं डी और सी, किसका वॉल्यूम ज्यादा था? डायग्राम में आके देखिए, सी और डी, वीसी ज्यादा है, तो लॉग वीडी बाय वीसी जो है वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? नेगेटिव। तो मैं यदि ऐसा करूं कि ये नेगेटिव बाहर ले आऊं तो लिख सकता हूं nRT लो, ये यहां इस जगह लिख देता हूं एक लाइन उसके नीचे, माइनस nRT लो, ध्यान से देखिएगा, ln VC बाई VD। लॉग में C को ऊपर कर दिया और D को नीचे कर दिया, VC बाई VD। निगेटिव तो आना था ना, तो माइनस मैंने पहले कर दिया और लॉग वाले में इन्वर्टेड कर दिया। अच्छा, नहीं जिनको पता याद करो, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग बी माइनस लॉग ए भी तो लिख सकते थे। एक माइनस कॉमन ले लोगे तो वो लॉग भी ए बाई बी माइनस लॉग बी बाई ए में बदल जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी भी तो होता है। तो अब मैं यदि उनको यहाँ पुटअप कर दूं तो यहाँ इफिशियंसी कितना दिखने लगा? ध्यान दीजिएगा 1, और WCD वाला निगेटिव में आ जाएगा nRT लो ln VC बाई VD, और दूसरा डिनोमिनेटर में इसके देखिएगा nRT हाई ln VB बाई VA। और अब हम लोग आगे देखेंगे, n कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया, और log वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अलग से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, सिंस VC बाई VD इक्वल्स टू VB बाई VA। ये कहां से, मैं 2 मिनट बाद प्रूफ करता हूं। तो यहां ईटा का वैल्यू क्या आ गया? 1 माइनस टी लो बाई टी हाई। यदि VC बाई VD आपने देखा बराबर तो उनका लॉग भी बराबर होगा। VC बाई VD यदि बराबर है VB बाई VA के, तो इनका लॉग भी बराबर होगा दोनों तरफ लॉग लेने पे। और फिर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट गया, NR पहले कट गया, तो 1 माइनस टी लो बाई टी हाई, ये इफिशियंसी होगा। तो आपको इतना एग्जाम में नहीं करना पड़ता, आपको याद रखना है केवल फाइनल रिजल्ट कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी होती है 1 माइनस टी लो बाई टी एच। और यदि ये प्रोसेस हम जानते हैं तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं किसी भी साइकिल में, आराम से नेटवर्क डन पता करते हैं और डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? उस क्यू से जो एब्जॉर्ब किया गया है। वो वाला क्यू नहीं लेते जो रिजेक्ट किया गया, वो तो सिंक को दिया गया। उससे जो एब्जॉर्ब किया गया, जहां डेल्टा क्यू पॉजिटिव है उनको इकट्ठा करते हैं। यदि कोई साइक्लिक प्रोसेस में 5 टुकड़े हैं, उनमें से कौन सा क्यू, तो हो सकता है 3 ऐसे हैं जो क्यू डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब करना होगा। तो नेट वर्क डन अपॉन टोटल एब्जॉर्ब्ड हीट, ये देगा इफिशियंसी। और यदि कार्नोट इंजन तो 1 माइनस टी लो बाई टी एच। और कार्नोट इंजन के बारे में नहीं कह के केवल इंजन कहा गया तो भी आप मैक्सिमम इफिशियंसी में कार्नोट इंजन ही सोचेंगे।
अभी भी आपके सामने एक समस्या है कि सर आपने ये कैसे कह दिया वीसी वीडी वीबी वीए, ये जो रेशियो है ये एक जैसा। इन पे विचार करते हैं। एक बार आप ये पीछे वाले पेज में वापस आइए और यहां ध्यान दीजिए एबी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। एबी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, एक PAVA इक्वल्स टू PBVB, और दूसरा कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, CD। उसमें हमें क्या मिल रहा है, PCVC इक्वल्स टू PDVD। इसके अलावा दो प्रोसेस और है हमारे सामने एडियाबाइटिक, वो कौन से हैं, तो देखिए ध्यान से, ये BC वाले ध्यान से देखिएगा, PBVB टू द पावर गामा इक्वल्स टू PCVC टू द पावर गामा। और कौन सा है जो एडियाबाइटिक में मुझे दिख रहा है, DA वाले का यही प्रोसेस इक्वेशन यूज कर रहा हूं, PAVA टू द पावर गामा PDVD टू द पावर गामा। सर इतना सारा लिखवा दिया लेकिन हमें डिराइव क्या करना था, अब तो हम यही भूल गए। अरे आप ही नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो एक काम करो ना, बगल वाले पेज पे जाओ और देखो क्या था, VC/VD। हम इन चारों से ये प्रूफ करने वाले हैं, इन चारों को यूज करके VC/VD इक्वल्स टू VB/VA। अब ये अलग एक पार्ट है जो जिसमें ये हम प्रूफ करेंगे, VC/VD। अच्छा यहां से देखना, यदि एडियाबाइटिक वाले को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाने वाला है, VC/VD, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, PC/PD। और PC/PD वो आइसोथर्मल से उठा के लाओ तो कितना हो जाएगा, PC/PD के बदले, PC/PD के बदले उठा के लाओ VD/VC। और इधर देखो VB/VA दोनों के पावर गामा, और बगल में आ रहा है PB/PA। PB/PA के बदले क्या आ जाएगा, VA/VB। तो अपने पास क्या आ गया, VB टू द पावर गामा -1 VB/VA टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू VC/VD टू द पावर गामा -1। एक पावर कम हो गया, और आप गामा -1 दोनों तरफ से हटा दो तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, VB/VA इक्वल्स टू VC/VD। सर ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। अरे घबराओ नहीं, तो मैंने खुद कहा आपसे कि इनको याद करने वाला काम हम नहीं करते, ये साल में 2 बार करते हैं। एक बार जैसे आपको मैंने बताने की कोशिश की, तो ये 11th के बैच में एक बार, और यदि 12th के बच्चों को 11th रिवाइज करवाना रहता है तो उनको एक बार बताते हैं। लेकिन एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं है, हाँ ये डेरिवेशन आपके सोचने की ताकत को मजबूत बनाता है, बस इतनी सी बात है। एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। आपको एग्जाम में फाइनल रिजल्ट कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है वो याद रखनी है, और वो है कितनी, 1 - TL/TH।
1 माइनस TL बाई TH या 1 माइनस हीट रिलीज्ड बाई हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट रिलीज्ड बाई टोटल हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब उन टुकड़े का जहां जहां डेल्टा क्यू पॉजिटिव था, और हीट रिलीज्ड वो जिनका डेल्टा क्यू निगेटिव था। क्योंकि साइकिल में 4 ही हो, जरूरी थोड़े ना 5 हो, 6 हो, कितने भी टुकड़े हो, 3 ही हो। तो आप जब इफिशियंसी लिखते हैं तो या तो नेटवर्क बाय हीट एब्जॉर्ब कहते हो, या 1 माइनस हीट रिलीज्ड, टोटल हीट रिलीज्ड बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब कहते हो। तो यहां मैंने वर्क डन नेट बाय हीट एब्जॉर्ब की बात की, और उससे रिजल्ट तक पहुंचा ईटा इक्वल्स टू इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी लो बाय टी हाई। ये फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ई कार्नोट, ये जो है यही है ई मैक्सिमम थ्योरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। कोई आपसे कहे कि मैंने कार्नोट इंजन बनाया है, खरीद लो, तो मत खरीदना, झूठ बोल रहा है। ये केवल थ्योरी से बनता है, थ्योरी में बनता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरम आपको बताता है कि यही मैक्सिमम है, और अभी आपने प्रूफ किया है ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, टी लो बाई टीएच। और कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं याद करो। कार्नोट इन साइकिल में पहला होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर क्या होता है दूसरा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर अगला क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपका अभी भी कोई भी पेपर बनता है तो एक क्वेश्चन इससे आने के चांस हमेशा बना है। इफिशियंसी आपने याद रखा हुआ है, आपका काम बन जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में रहता है, लेकिन बच्चे शुरू के क्वेश्चन अजीब आ गए, टेंशन में आ गए, आसान क्वेश्चन भी गलत करके चले आए। तो ऐसा मत करिएगा। कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन आपको मिलेगा, हीट लॉस, हीट गेन, स्टीफेंस लॉ है। रेडिएशन से हमेशा पेपर में क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। वहां पर लेमडा एम टी कांस्टेंट, विंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेमडा एम टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो स्टीफेंस लॉ वाला लेमडा से भी रिलेट हो जा सकता है। आपको ये पेपर के लिए वैसे आसान आसान जहां पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन कलेक्ट करने।